हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है और इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का भी यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? एक रॉल्स थ्योरम और एक लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। एक है रॉल्स थ्योरम और एक है लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। वैसे तो इसमें चार थ्योरम होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, एक होता है रॉल्स थ्योरम, एक होता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और एक होता है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें कि हमें कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम हमें नहीं पढ़ना है। और इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रॉल्स थ्योरम। तो सबसे पहले में बात कर लेते हैं हम लोग रॉल्स थ्योरम पे, ठीक है। रॉल्स थ्योरम, तो देखिए रॉल्स साहब क्या बोले थे। रॉल्स यानी कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, है ना। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया रहे, इफ अ फंक्शन इफ अ फंक्शन इफ अ फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सेटिस्फाइज थ्री कंडीशंस। कौन कौन सा वो कंडीशंस है? थ्री कंडीशंस। कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर पे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड थिंग, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval a comma b, and last one is f of a is equal to f of b, यानी कि बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम रॉल्स थ्योरम, है ना। कुछ लोग इसको रॉल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो वो उनकी मर्जी है ना। अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम देयर must be at least a point x is equal to c, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a कॉमा b को, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर के बी तक में, और वो अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करता है, ये तीन कंडीशन अगर होल्ड करता है, कौन कौन सा वो कंडीशन है? कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम, तो रॉल्स साहब क्या बोले कि अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करता है तो जरूर इस इंटरवल के बीच मतलब ओपन इंटरवल, इसके बीच में एक नंबर जरूर ऐसा आएगा जहां पे एफ डैश एक्स की क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इस इंटरवल पे इसके बीच में एक नंबर जरूर ऐसा रहा होगा जहां पे हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उस नंबर को रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा हम नहीं बोले थे, कौन बोले थे? रॉल्स साहब। अच्छा, तो यहां से हमें यह समझ में आया कि ये जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि डिफरेंशिएशन 0 है, और किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से ये समझ में आया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए 0। कहाँ पे? उस पॉइंट पे, यानी ए और बी, इसके बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा रहा होगा जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उस वैल्यू को उसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब हम टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे बोल दिए? क्योंकि अगर किसी का स्लोप अगर 0 है, तो वो किस लाइन का स्लोप 0 होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 0 होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि रॉल्स साहब क्यों यहाँ पे क्लोज इंटरवल सोचे होंगे, ओपन इंटरवल सोचे होंगे, इतना मॉडिफिकेशन क्यों किए होंगे, है ना। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम, है ना, रॉल्स थ्योरम। तो इसको कुछ लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। जब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि उनके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बोला था। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो वो 3 कंडीशन होल्ड करते हुए एक ग्राफ ले लेते हैं और फिर सोचते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से कि उनके अकॉर्डिंग हमें एक ग्राफ लेना चाहिए कैसा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गिवन इंटरवल पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गिवन इंटरवल पे, और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल भी हो। तो एक ग्राफ कुछ इस तरह से ले लेते हैं। इस तरह से हमने कोई ग्राफ ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ देखो जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे यहाँ पे ख़त्म किए, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि उनका जो तीसरा कंडीशन था कि फंक्शन के बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू सेम दिख रहा है ना, देखो ये रहा, सेम वैल्यू आ रहा है, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या लिए हैं कि ए से लेकर के बी तक में, यानी ए से स्टार्ट किए और बी तक में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये होता है ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर ए और बी के बीच में उन्होंने ओपन इंटरवल इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ए और बी के बीच में फंक्शन क्या है, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और बी पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम उन्होंने क्या बोला था कि ए और बी के बीच में जरूर एक नंबर ऐसा आएगा जहां पे टैंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो बताओ इस ग्राफ में कहां पर टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट पे जब हम टैंजेंट यानी कि जो स्पर्श रेखा उसको जब ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये कट नहीं है, ये टच किया हुआ। ठीक है, आप समझ नहीं है, टच है, तो टच करता हुआ निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में ये वाला पॉइंट मिला होगा, ए और बी के बीच में ये पॉइंट मिला होगा सी। ठीक है ना, तो यही वो पॉइंट है जहां पे क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है। अगर कोई इसका स्लोप पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? तो ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन था। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा, और इस पॉइंट को रख देंगे तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा इस पॉइंट पर। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यही था हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो अगर सोचो कि उन्होंने अगर ये नहीं बोला होता कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो थ्योरम है ये वर्क करता ही नहीं, ये टूटा हुआ रहता। अच्छा, अगर सोचो अगर कभी ऐसा हुआ होता कि उन्होंने ये बोला कि कॉन्टिन्यूटी के लिए, जब उन्होंने कॉन्टिन्यूटी की बात किया था, कॉन्टिन्यूटी पे कि कॉन्टिन्यूअस पे, कॉन्टिन्यूटी पे जब उन्होंने बात किया, जब उन्होंने कॉन्टिन्यूटी पे बात करा तो उन्होंने क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे बात किया था। ठीक है, और जब वो डिफरेंशिएबिलिटी में बात कर रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, तो उन्होंने ओपन इंटरवल का यूज किया था। ऐसा क्यों किया होगा? तो सोचो अगर ये ग्राफ ऐसा ना हो के, है ना, इन्हीं कंडीशंस को होल्ड करते हुए कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ले लें, ग्राफ डिफरेंशिएबल ले लें। ठीक है, और सिर्फ एक चीज हम लोग चेंजिंग कर दें कुछ इस तरह से। देखो ऐसा मान लो कि एक कोई ग्राफ इस तरह से ले लिए, है ना, और यहाँ पे एक शार्प पॉइंट बना देते हैं और यहाँ पे एक शार्प पॉइंट बना दिए। तो देखो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी है तो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक में पूरा क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ए से लेके बी तक में क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि जब शार्प पॉइंट आता है, शार्प पॉइंट होता है, तो शार्प पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो रॉल्स साहब क्या किए कि इस पॉइंट को छोड़ दिए, इस पॉइंट को छोड़ दिए, इसके बीच वाले पॉइंट को यूज किए, इसलिए उन्होंने ओपन इंटरवल का यूज किया था। ठीक है, अच्छा, तो कुछ ऐसा सीन रहा होगा। और फिर एक वर्ड और उन्होंने यूज किया कि एटलीस्ट वन पॉइंट, की एटलीस्ट 1.1
पॉइंट, यानी कि ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट, यानी कि एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकता है जहाँ पे एफ डैश से 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है, तो सोचो ग्राफ का भी ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो ग्राफ हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, और चलो इसको हम जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म किए, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ यहीं पे इसको हम ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बी पॉइंट पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि ए और बी पे फंक्शन वैल्यू इक्वल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है, कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारा टेंजेंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये और एक ये और एक ये, यानी कि 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 5 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे क्या है एफ डैश से 0 होगा। जैसे अब इसको हम नाम C1 दे दें, C1 C2 और C3 C4 और ये C5। तो हम लोग क्या देखेंगे कि A और B के बीच में 5 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एफ डैश C1 एफ डैश C2 एफ डैश C3 इस तरह से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया था एटलीस्ट 1 पॉइंट, यानी कम से कम एक पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे 5 पॉइंट मिल गया, हो सकता है कि 7 मिल जाए 10 मिल जाए, है ना, बहुत सारा पॉइंट मिल सकता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला कि कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पे एफ डैश से 0 होगा। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन सा, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये कि आप डिफरेंशियलिटी चेक, क्या था, रॉल्स थ्योरम, तो रॉल्स थ्योरम का एप्लीकेबिलिटी चेक कीजिए कि एप्लीकेबल है या नहीं है। क्वेश्चन दिया रहेगा और हमसे पूछेगा कि बताइए कि एप्लीकेबल है कि नहीं इसमें रॉल्स थ्योरम। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें ये प्रूफ करना होगा कि हमें ये वेरीफाई करना होगा कि रॉल्स थ्योरम उसमें वेरीफाई होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो या तो वो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा या तो एप्लीकेबिलिटी पूछेगा। तो इन दोनों पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम, ठीक है ना, यानी कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है ये हमें बताना है। तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए 3 कंडीशन मांगता है, क्या क्या, कि फंक्शन जो आपको दिया रहा है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होगा, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ एक्स। तो ये जो मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स, या ये किस में दिया हुआ है, इंटरवल -1 to 1 में, यानी -1 से लेकर के 1 तक में। और हम लोग ये जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल होता है, कहाँ पे, 0 पे। मॉड ऑफ एक्स का अगर ग्राफ आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए, ग्राफ ये होता है, ग्राफ ये होता है ना, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे ये क्या बनाता है, शार्प पॉइंट बना दिया, और x इक्वल टू 0 पे, और ये क्या बोला था, -1 से 1 दिया हुआ है, और उसी के बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या होगा, ये रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x और x बिलोंग्स टू -1 to 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो साइन 1/x, तो x के जगह अगर यहाँ पे बीच में अगर ये 0 आ गया तो इसका ये वाला पार्ट x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, सही ना। तो अगर यहाँ पे x अनडिफाइंड हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 1/x यहाँ पे अगर 0 हो जाए तो ये वाला जो सीन है ना, फंक्शन कहीं भी, यानी उसका x का वैल्यू या y का वैल्यू कहीं भी क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, सही ना। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम इस पे बात करें तो ये क्या होता है, ये भी टूटा हुआ ग्राफ होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कहाँ टूटता है, जहाँ जहाँ इंटीजर होता है, तो 1 पे टूटेगा, 3 पे टूटेगा, और बीच में 2 आता है वहाँ भी टूट जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो यानी कि यहाँ भी हम लोग डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना।
अच्छा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे tan x है और 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में एक π/2 भी आता है, यानी कि 90 डिग्री, और tan 90 होता है अनडिफाइंड, और tan 90 जैसे ही अनडिफाइंड हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी एक से किसी वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि इन सब में क्या है, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें 3 कंडीशन मांगता है, कंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फंक्शन का वैल्यू है ना दोनों पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दिखा दें कि ये जो साइन 1/x था, ये यहाँ पे साइन 1/x है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साइन 1/x, तो ये वाला एंगल हो रहा था 0, ये एंगल हो रहा था सॉरी अनडिफाइंड, कैसे, -1 और +1 के बीच में कहीं ना कहीं एक 0 भी आएगा x का वैल्यू, तो जैसे ही हम लोग साइन 1/0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 और +1 के बीच में होगा। एग्जैक्ट कितना होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन -1 +1 के बीच में होगा, यानी कि फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है ना, यानी कि इसका LHL और RHL बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर हम लोग वैल्यू देखें -1 पे वैल्यू देखें तो साइन ऑफ 1/-1 ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं होगा, 1 और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी क्या होगा, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि अगले टाइप के क्वेश्चन क्या होगा कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, है ना, किसमें, f(x = sin x by e⁻x in 0 to π, यानी फंक्शन भी दे रखा है और इंटरवल भी दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना होगा। रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ये दिखाना पड़ेगा। फिर ये जो फंक्शन है ओपन इंटरवल पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इस बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। पहले ये 3 चीजें हम दिखा देंगे, उसके बाद रॉल्स थ्योरम उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग चेक करने जा रहे हैं क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखो कि f(x) दिया हुआ sin x by e⁻x, और ये क्या है, एक फंक्शन दो फंक्शन डिवाइड में है, दो फंक्शन इस तरह से डिवाइड में है। तो मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है। जब भी हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जो इंटरवल दे रखा है, जो इंटरवल दे रखा है उसमें से, यानी कि 0 से लेके पाई तक इसमें दे रखा है, तो 0 से लेके पाई तक में कोई भी वैल्यू आप x की जगह रख के देखो, अगर ये f(x) अनडिफाइंड नहीं हुआ, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और रियल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, गिवन इंटरवल पे, है ना, कोई भी x का वैल्यू उठाओ और x की जगह रख के देखो, अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे, यानी 0 से लेकर पाई तक में किसी भी पॉइंट पे ये क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और रियल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो 100% फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो जो गिवन इंटरवल है ना, इस इंटरवल पे पहले हम क्या करेंगे, f' निकाल लेंगे, पहले हम लोग f' निकाल लेंगे। f' निकालने के बाद इस इंटरवल से सभी वैल्यूज पे, इस इंटरवल के सभी वैल्यूज को रख के देखेंगे, किस पे, f' पे। अगर f' अनडिफाइंड नहीं हुआ, डिफाइंड हुआ, तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ये कोशिएंट हो, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो वो भी फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो। साफ साफ दिख रहा है कि e⁻x कहीं भी अनडिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि e⁻x कभी 0 के इक्वल होता ही नहीं है, x का कोई वैल्यू आप रख दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी अनडिफाइंड नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर में कि sin x एंड e⁻x are a continuous function, sin x और ये e⁻x क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। sin x और e⁻x x के हर एक वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होता है, ये आपको याद भी रखना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एंड f(x) is the quotient of sin x and e⁻x, है ना। हेंस f(x)
इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसलिए एफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। यानी कि ये जो एफ एक्स है ये कोशिएंट फंक्शन है किसका, इन दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कोशिएंट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके उसके बाद है ना, जो x का वैल्यू दे रखा है उसको रख के देखेंगे, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे यू अभी लगाएंगे। तो यू अभी कैसा लगता है, नीचे वाले का स्क्वायर यानी e टू द पावर x का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देते हैं है ना, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का कॉस हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और फिर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, इतना ही हो जाएगा। ऊपर में e टू द पावर x कॉमन दिख गया, वो बाहर आ गया, क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई e टू द पावर x का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन e टू द पावर x। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ चुका है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो इंटरवल दिया हुआ है इस इंटरवल पे ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड तभी हो सकता है जब इसका डेनोमिनेटर जीरो हो जाए, और e टू द पावर x कभी जीरो होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा है ना, इज एग्जिस्ट इन ओपन इन क्लोज इंटरवल है ना, जीरो से लेके पाई तक में ये एग्जिस्ट करेगा, जीरो से लेके पाई तक में। लेकिन हमें क्या बोलना है, यहाँ पे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन, ये इंटरवल लिखना भी बहुत जरूरी है, यहाँ मैंने छोड़ दिया था, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल जीरो से पाई। तो हमें क्या बोलना है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल जीरो से पाई। जब क्लोज इंटरवल जीरो से पाई में ये एग्जिस्ट कर रहा है तो 100% ओपन इंटरवल में भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ओपन ही क्यों लिए, क्लोज क्यों नहीं लिए, क्योंकि रॉल्स साहब के लिए यहाँ पे ओपन ही चाहिए है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें इतने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जितना ज़रूरत था मैंने वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। यानी ओपन इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में एफ डैश एक्स ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग चेक कर चुके हैं। अब तीसरा चीज़ क्या चेक करने वाले हैं, तीसरा हम लोग बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि तीसरी चीज़ें क्या क्या देखेंगे हम लोग कि एफ ऑफ जीरो ये निकालेंगे, यहाँ पे जीरो और पाई है ना, तो एफ ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, फंक्शन में एक्स की जगह जीरो चिपका देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन जीरो अपॉन ई टू द पावर जीरो। तो साइन जीरो होता है जीरो, ई टू द पावर जीरो क्या हो गया 1, तो फाइनली क्या मिला, जीरो मिला। अच्छा, एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा साइन पाई अपॉन ई टू द पावर पाई। तो साइन पाई होता है जीरो और ई टू द पावर पाई कितना होगा, ई टू द पावर पाई ही रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई ये इक्वल भी है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो लो, रॉल्स साहब के लिए ये तीनों कंडीशन क्या किया, होल्ड कर गया। देखो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो गया क्लोज इंटरवल में है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल में, और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल भी हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट वन वैल्यू है ना, एट लिस्ट एक्स इज इक्वल टू सी 1 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। वो जो सी होना चाहिए किसको बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल जीरो से पाई में, जो इंटरवल दिया रहा है उसके बीच में वो वैल्यू आना चाहिए सी, है ना। सच दैट, किस प्रकार से, सच दैट इस प्रकार से कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यानी कि अब हम लोग सी का वैल्यू निकालने वाले हैं। अगर सी का वैल्यू इस इंटरवल के बीच आ गया तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे, तो एफ डैश सी ये कहाँ से आएगा, तो एफ डैश के पास जाएंगे, ये रहा एफ डैश। अब यहाँ पे x की जगह कितना चिपका देंगे, c, तो यहाँ पे c चिपका देते हैं। तो एफ डैश सी के नीचे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, बोलो, कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई टू द पावर सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अच्छा, e टू द पावर c कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, साफ हो गया। तो फाइनली क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा आपको cos c माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम साइन सी को उठा के इधर कर दें तो ऐसा दिखेगा साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी, यानी कि tan c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। cos c को मैंने डिवाइड कर दिया, तो tan c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू कितना आएगा, तो tan के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री, यानी कि c का जो वैल्यू आया, कितना आया, π/4 आया। अब ये जो π/4 है, हमें ये चेक करना है क्या इसके बीच आएगा या नहीं आएगा। ये क्या है, 0 से π है, तो 0 से π के बीच में π4 आता है। 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री, और 0 से 180 डिग्री के बीच में ही कितना आता है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये बोलेंगे कि सी ये जो वैल्यू आया है बिलोंग करेगा किसको, 0 से पाई को। हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड एंड आरटी वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो चुका। तो यही दो टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक तो ये एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, और दूसरा ये कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई कुछ इस तरह से करते हैं। तो हमें दो फंडा याद रखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूटी चेक करने के, फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो वैल्यूज दे रखा हो, जो इंटरवल दे रखा हो, उसको हम फंक्शन में रख के देखेंगे। अगर वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और डिफरेंशियलिटी के लिए पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, और फिर जो इंटरवल दे रखा होगा उस पे से, है ना, वैल्यू को हम डाल के देखेंगे किस पे, f' पे। अगर वो अनडिफाइंड नहीं हुआ तो 100% वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम पे। अब उसका थ्योरम कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे केसी सिन्हा का, ठीक है ना। पूरा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाया हूँ, ठीक है ना, यानी कि ये इसका क्वेश्चन अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। जब हम लोग लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद केसी सिन्हा का पूरा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।